नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि हिंदी साहित्य नेट जीआरएफ से संबंधित है। इसमें मैं उन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके आया हूं, जिससे जो प्रश्न बनने की संभावना है, ये जो एग्ज़ाम रिकंडक्ट होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। देखिए, जो अभी 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चंस आए थे, वो बहुत ही ज़्यादा डीप में आए थे। तो हमें उतनी ही ज़्यादा डीप नॉलेज को पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैंने इसमें दृष्टि की जो बुक है, उसमें से भी बहुत सारे फैक्टों को उठाया है, बहुत सारी चीज़ों को लिया है और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप इन सभी चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और मैंने जितने भी आपको पीडीएफ दिए थे, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और इसको 2 से 3 बार देखिएगा, ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम चीज़ों को देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दृष्टि की जो बुक है, ये हिंदी साहित्य वाली नेट जीआरएफ की, तो मैंने इनमें से बहुत सारी चीज़ों को उठाया है और इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अगर आपके पास ये किताब होगी तो आप जानते होंगे कि इसमें जो कंटेंट है एक अलग ही लेवल का दिया हुआ है, जिससे प्रश्न जो है बनने की संभावना हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए, ये चतुर्थ संस्करण है जिसमें से ये सारी चीज़ों को लिया गया है। देखिए, मैंने कोई पैटर्न बेस नहीं लिया है, यूनिट वाइज नहीं लिया है, मैंने चीज़ों को जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे सारे मिक्स उठा के लाया हूँ। तो आप इन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे कि इस बार प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा जो देखने को हमें मिलती है, वह है कि मतलब काव्य शास्त्र से जो प्रश्न है वे ज़्यादा बन सकते हैं और वे भी कथन और कारण वाले। तो देखिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, एक स्तर पर प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया। देखिए, अगर आपने प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्लेटो ने अपना अनुकरण सिद्धांत दिया था वह यह था कि हम किसी चीज़ को देख के उस चीज़ को बना रहे हैं। तो जब प्लेटो कहता है कि हम ना जिस चीज़ को बना रहे हैं ना, वह मतलब हम उससे 3 गुना ज़्यादा दूर हो जाते हैं। वहीं जो अरस्तु है वह कहता है नहीं, अनुकरण अपने आप में नया होता है, वह उसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी नहीं होता। जबकि अरस्तु का कहना था कि वो फ़ोटोकॉपी होता है, प्लेटो का कहना था कि फ़ोटोकॉपी होता है। अरस्तु जो है इस चीज़ को अलग मानता है, मतलब वह थोड़ा अलग मानता है। एक अगर हम उससे एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, प्लेटो का जो अनुकरण था वह ये था कि मतलब किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी, लेकिन अरस्तु का अनुकरण था जैसे कि किसी ने पेड़ को देखा लेकिन उसमें से चेयर जिसने बनाया, वह प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। मतलब वह क्रिएटिविटी को दिखाता है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। तो देखिए, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी है। मतलब जो अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया था उसी का विकास हमें देखने को मिलता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से तीसरी दूरी पर कहकर उसका महत्व बहुत कम कर दिया था। मतलब जो कला था, काव्य था, इसको जो प्लेटो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। कहते कि ये राज्य के लिए बेकार चीज़ है, इसका कोई उपयोग ही नहीं है, समय बर्बाद करने वाली चीज़ है केवल। वहीं जो अरस्तु है वह इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे चिकित्सा भी दिया जा सकता है, लोगों की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। वहीं देखिए, उसके शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया। अरस्तु के अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। जैसे किसी चीज़ को हम दिखाते हैं लेकिन अपने नए तरीके से, नए अंदाज से। तो वे क्या है, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, पहले जो कहानी लिखी गई थी वह कहानी के रूप में लिखी गई थी, फिर उसको नाटक के फॉर्मेट में किया गया होगा, लेकिन अब उसके ऊपर मूवी भी बना दी गई। तो मतलब क्या है, एक ही चीज़ को हमने 3-4 तरीके से, अलग अलग तरीके से देखा। तो ये क्या अनुकरण है, लेकिन हर तरीका जो है एक दूसरे से अलग है। तो ये जो है अरस्तु का अनुकरण है, ठीक है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचानकर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से पुनः रूपागत करने का प्रयत्न करता है। तो जो अनुकरण है, मतलब उसको अपने इंद्रिय से, मतलब अपना नया रूप देने की कोशिश करता है। यह अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। आजकल चीज़ों को हमें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा डीप से आ रहे हैं।
और देखिए अरस्तु का जो जन्म है 384 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट हुआ था, ठीक है। 322 ईसा पूर्व। यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। जो अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो और ये सिकंदर के गुरु थे अरस्तु जो थे। अरस्तु जो जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। और देखिए अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है। मतलब बहुत बड़े दार्शनिक थे और कई विषयों का इनको मतलब ज्ञान था। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से थे। देखिए प्लेटो के जो गुरु थे वे थे सुकरात और प्लेटो के जो शिष्य हुए वे थे अरस्तु। तो ये मतलब ये तीनों के तीनों ही गुरु परंपरा में चलते आ रहे हैं और तीनों के तीनों ही महान दार्शनिक के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की जिनमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीतिकी और अध्यात्म का मेल जोल था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अरस्तु और प्लेटो के बारे में जानने को मिली और उनके अनुकरण सिद्धांत से संबंधित ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जो काव्य शास्त्र है हिंदी का काव्य शास्त्र का इतिहास किन किन लोगों ने लिखा है, तो देखिए हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पहले तो लिखा भगीरथ मिश्र ने, जिसका प्रकाशन हुआ 1947 में। वहीं देखिए छायावाद का पतन जो रचना है इसको लिखा है डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने, 1948 में इसका प्रकाशन हुआ है। और शमशेर बहादुर सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है दो आब, इसका प्रकाशन जो है 1948 में हुआ है। परंपरा का मूल्यांकन जो रचना है इसके रचनाकार रामविलास शर्मा है और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ है। साहित्य का समाजशास्त्र जो रचना है वह नगेंद्र की, बहुत बार पूछा गया है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये जो बुक है 1982 में इसका प्रकाशन हुआ है। और देखिए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। रचनाकार अगर हम इसके देखें तो बालकृष्ण भट्ट हैं। विधा जो है निबंध है। अगर हम विषय की बात करें तो साहित्य के मापदंडों को स्थापित किया है, साहित्य कैसा हो यह बताया गया। देखिए हम लोग चीज़ों को अगर ध्यान से पढ़े तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे हम लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो हम लोग क्या बिजी हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को देखते रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो टाइम है बहुत ही प्रीशियस टाइम है और इस टाइम का अगर हमने सदुपयोग किया तो इस बार का जो 2 महीने डिले हो गया नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपके जीवन में कि आप इसी बार जेआरएफ होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए अगर हम देखें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो रचना है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। निबंध इसका विधा है, निबंध विधा में लिखा गया है। 1974 ईस्वी की रचना है। विषय अगर हम देखें कि मतलब इस रचना में लिखा किया गया तो आधुनिक चिंताओं के बरख्त भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो आजकल जो कथन कारण में प्रश्न है इनसे बन रहे हैं और कथन कारण में ये चीज़ें दे दी जाती है। प्रिया नीलकंठी जो रचना है कुबेरनाथ राय की रचना है। निबंध है 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। विषय अगर हम देखें तो यह ललित निबंध है, मतलब ये ललित निबंध है, मतलब बहुत सारे निबंधों का एक वो है। और देखिए इस निबंध में ग्राम संस्कृति के स्थान पर युग की बौद्धिकता को हावी बताया गया है, जिसके कारण आज का व्यक्ति अभिशप्त और निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और इसमें बताया गया है कि जो हमारे नाखून हैं वह क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून बढ़ने के कारणों को बताया गया है इसमें कि मतलब जब हम बंदर थे तो हमारी जो थी पूंछ थी उसका उपयोग था इसलिए वो बढ़ते थे। उसी प्रकार से नाखून हम अपने आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन ये जो मानव की चीज़ें हैं ये अभी भी हमें आदिम प्रवृत्ति कुछ देखने को मिलती है, इसीलिए नाखून जो है अभी तक हमारे काम आ रही है, इसका उपयोग जो है ख़त्म नहीं हुआ इसलिए बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में बताया गया है। इसका जो प्रकाशन है 1951 ईस्वी में हुआ है। यह निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। यह भी पूछा जाता है कि कौन से निबंध संग्रह में संकलित है, तो कल्पलता में संग्रहित है। प्रसिद्ध निबंधकार हैं ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस निबंध में मनुष्य की दुर्बलताओं के साथ साथ उसकी शक्ति और रचना
शीलता को दिखाया गया है और प्रतीकात्मक निबंध है। नाखून को प्रतीक के रूप में दिखाया गया कि जो नाखून है वह हमारे आदिम मतलब जो हमारे अंदर दैत्य या जानवर वाला भाव है उसी चीज़ को दिखाता है। बालकृष्ण भट्ट की अगर हम बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 1844 में हुआ और 1914 में इनका निधन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बालकृष्ण भट्ट जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। और देखिए अन्य निबंध अगर हम इनके देखें तो देवताओं से हमारी बातचीत, संसार, महानाटकशाला और आत्मनिर्भरता, मेला ठेला, कालचक्र का चक्र और आत्म गौरव आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध है। अगर हम देखें विद्यानिवास मिश्र देखिए भारतेंदु युग से जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न हैं वहीं से बनाए जा रहे हैं और प्रश्नों की जो प्रकृति है बदल दी गई है। आज अभी देखा गया है कि जो लेटेस्ट 18 जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र मेरे पास पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पेपर। उसमें मैंने देखा कि एक पैटर्न को फॉलो किया गया है जिसमें क्या है कि नए आधुनिक जितने भी रचनाकार हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा बनाए गए हैं। उपन्यास हो गया और कहानी हो गई और निबंध, इनसे प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ उनसे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है और उन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1905 में हुआ, 2005 में इनका निधन हो गया। और इनका निबंध है चितवन की छाह, 1953 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हल्दी और दूब 1955 ईस्वी की रचना है। तुम चंदन हम पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचना है जो कि 1957 ईस्वी की रचना है। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी की रचना है। सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी की रचना है। तो ये जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण इस लिहाज से हैं क्योंकि ये जो रचनाकार हैं पुराने हैं और इनसे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। कुबेरनाथ राय की बात करें अगर हम तो 1933 में इनका जन्म हुआ, 1966 में इनका निधन हो गया। देखिए रस आखेटक 1970 ईस्वी की रचना है। विषाद योग जो रचना है 1973 ईस्वी की रचना है। निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी की रचना है और पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी की रचना है। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स है जिनसे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। मैंने खुद देखा है बहुत बार रिपीट किए गए और इनसे ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। और देखिए आजकल क्या है, लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा बिजी होने लगे हैं और ये सब चीज़ें देख देख के ना सब बस क्या बोलूँ मैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ और 1980 में इनका निधन हो गया, 89 में, ठीक है 1989 में इनका निधन हो गया। और अगर हम इनके निबंधों को देखें तो अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता अगर हम देखें इन्हीं की रचना है। कल्पलता 1951 ईस्वी की है। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी की रचना है। कुटज जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1964 ईस्वी की रचना है। आलोक पर्व 1972 ईस्वी की रचना है। ये जितनी भी मैंने रचनाएं आपको बताई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बेशक वो MCQ टाइप आ जाए या उनसे उसके अंदर से पूछ लिया जाए, लेकिन एक ना एक प्रश्न आपको जरूर हजारी प्रसाद द्विवेदी से देखने को मिलेगा। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुप्त रहती है वह सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मतलब बताया गया है कि जो जिस समय वह साहित्य लिखा जाता है ना उस समय के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें उसमें बताई जाती है और उसी समाज से वह जो है प्रभावित होता है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं और ये सारी बातें जो है हमें साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास इस रचना में देखने को मिलता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो रचना है विद्यानिवास मिश्र की है, जैसा कि हमने देखा।
इसमें बात की गई है उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पावक राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैंने बताया था आपको इस निबंध में जो बात की गई है, नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो ये जो चीज़ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका ये मतलब टैगलाइन समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो 3 आपको लाइन दिख रही है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से प्रश्न जो है किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप इसको समझ गए तो आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी एक अविकसित अधूरी भाषा को लेकर कोई भी व्यक्ति या जाति विकसित, उन्नत और ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकती। सभ्यता की प्रगति का इतिहास इस हवा, पानी, पशु, पक्षी, पेड़, पल्लव को निर्व्यक्तिक सृष्टि से अलग होने की एक व्यक्तित्व और नाम पाने की साधना का इतिहास है। तो प्रिया नीलकंठी में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये जो प्रश्न है PYQ में मैंने देखा था आए हुए हैं, तो प्रिया नीलकंठी के बारे में आप जान लीजिए। और देखिए आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश का नाटक है, 1969 में इसका मतलब प्रकाशन हुआ और नाटक विधा की रचना है। और इसमें टोटल 3 स्त्री पात्र हैं और 5 पुरुष पात्र हैं, और एक ही जो पुरुष है सभी का रोल अदा करता है। इनमें 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है। और देखिए क्या है, आधे अधूरे से प्रश्न जो है स्वाभाविक है, बनना ही बनना है। एक कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी स्त्री, काले कपड़ों वाला पुरुष, 4 रूपों में। पहला जो है स्त्री का जो पति है महेंद्रनाथ है, सावित्री का पति जो सावित्री है, इसमें मुख्य नारी पात्र है। सिंघानिया जो है सावित्री का बॉस है, और जगमोहन जो है और जुनेजा, ये सारे के सारे पुरुष पात्र हैं, इसमें हमें देखने को मिलते हैं। देखिए बिन्नी और अशोक और किन्नी, ये सावित्री और महेंद्रनाथ, ये तीनों इनके बच्चे हैं। तो बिन्नी जो है सावित्री की बड़ी बेटी है, अशोक जो है सावित्री का बेटा है, और किन्नी जो है सावित्री की छोटी बेटी है। तो ये जो है पात्र से प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। मनोज की अगर हम बात करें तो बिन्नी का पति मात्र संवादों में उल्लेखनीय। जो बिन्नी है वह शादीशुदा है, और जो मनोज था पहले उसकी जो माँ थी सावित्री उसका प्रेमी था, लेकिन बिन्नी जो है उससे फिर बाद में विवाह कर लेती है। और इसी बात से मतलब जो उसका बाप है महेंद्रनाथ थोड़ा अपसेट रहता है अपनी परिवार से। अगर हम पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानते वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो सुख सुखी संवाद के बारे में कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वह किस रूप में, किस फॉर्मेट में सुख सुखी संवाद के से मतलब प्रभावित है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है, और इसमें रासो ग्रंथ है जिसमें वीरता की बात की गई है। इसमें टोटल 69 सर्ग हैं, समय सर्ग हैं, 69 समय सर्ग हैं, और बहुत बड़ा महाकाव्य है। और जो रेवा तट समय सर्ग है 27वां रेवा तट समय सर्ग है। और ये जो पूछा जाता है कि जो ये जो सर्ग है किस रूप में है, तो समय सर्ग के रूप में हमें देखने को मिलता है। यह कवि चंद्रवरदाई की रचना है, जो पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र तथा राजकवि थे। पृथ्वीराज रासो के विषय में विभिन्न मत, देखिए विभिन्न मत हमें देखने को मिलते हैं। सब जितने भी रचनाकार हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सुख सुखी संवाद कहते हैं इस पृथ्वीराज रासो को। आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जो है पूरा जाली ग्रंथ, मतलब पूरा ही फेक ये ग्रंथ है, ये मानते हैं पूरा ही नकली है। अगर हम देखें नरोत्तम दास तो मुक्तक रचना मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है राजनीतिक महाकाव्य मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड जो है ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। बाबू गुलाब राय जो है स्वाभाविक विकासशील मानते हैं और महाकाव्य मानते हैं इसको। तो ये सबके अलग अलग मत पृथ्वीराज रासो के बारे में हमें देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1907 में हुआ। 1969 ईस्वी में 79 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निबंधकार थे, आलोचक थे और उपन्यासकार। इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनकी आलोचना ग्रंथ देखें तो सूर साहित्य
1936 ईस्वी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। 1940 ईस्वी की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। 1949 ईस्वी की रचना है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। 1952 ईस्वी की रचना है मेघदूत एक पुरानी कहानी। 1957 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे सारे अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको ये जो पॉइंट्स हैं और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको रिवीजन पर्पज़ से बार बार देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि मतलब इस टेलीग्राम से जुड़ने के लिए साहित्य गुरु के नाम से ही है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हिंदी साहित्य में और इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, इससे ही ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए। देखिए, इनका जो जन्म है 1984 ईस्वी में हुआ, 1941 में इनका निधन हो गया। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। आलोचना ग्रंथ अगर हम इनका देखें तो सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी, रसमीमांसा इस बार पूछा भी गया था किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है रसमीमांसा। त्रिवेणी में इन्होंने सूर, जायसी और तुलसी, सूर, जायसी और तुलसी इन तीनों के बारे में रचना की है। और जो त्रिवेणी है इससे भी प्रश्न जो है बनाया गया था, इससे भी प्रश्न जो था आया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है शुक्ल को पढ़ना, जिससे 2 या 4 सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। और देखिए, धीरेन्द्र वर्मा की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म था 1897 में हुआ, 1973 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनके देखें तो हिंदी राष्ट्र या सूबा हिंदुस्तान की रचना है। हिंदी राष्ट्र या सूबा हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य कोश और सूरसागर सार संग्रह इन्हीं की रचना है। रामकुमार वर्मा जो कि प्रसिद्ध आलोचक के रूप में माने जाते हैं, जिनका जन्म 1905 में और निधन 1990 में हुआ। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए, रामकुमार वर्मा जो है इन्हीं को एकांकी सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर हम इनकी आलोचना ग्रंथ देखें, प्रमुख आलोचक भी माने जाते हैं तो साहित्य समालोचना सन 1929 की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1939 ईस्वी की रचना है। और जो हम चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1931 ईस्वी की रचना है। और पुरुष पात्र अगर हम इसमें देखें तो चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, सिंहरण है, सिकंदर है, फिलिप्स है और बहुत सारे इसमें पात्र हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र है वह यही है। स्त्री पात्र में अगर हम देखें तो अलका है, सुवासिनी है, कल्याणी है, मालविका है, कार्नेलिया है, ये सारे प्रमुख स्त्री पात्र हैं। और देखिए, विषय क्या है इस रचना की, तो चंद्रगुप्त व चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण है। तो ये जो मतलब जयशंकर प्रसाद ने ये जो रचनाएं की है, जब हमारा स्वाधीनता भारत का जो संग्राम चल रहा था उस समय यह रचनाएं की है और बताने की कोशिश की गई है उस समय कि मतलब जिस प्रकार से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा, उसी प्रकार से महात्मा गांधी ये सब जो लोग थे उनको इन रचनाओं से प्रेरित करने की कोशिश की गई, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की गई कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी कोशिश जारी रखें, जो एक तरह से फतह है वह हमें ज़रूर हासिल होगी। तो ये सारी चीज़ें इस समय हमें देखने को मिलती है। कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पूछा जाता है और कथन कारण वाले प्रश्न जो है बनते हैं। तो कॉलरिज 1772 में इनका जन्म हुआ, 1834 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी की रचना है। द फ्रेंड 1817 ईस्वी की रचना है। एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी की रचना है। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी की रचना है। चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी की रचना है। कन्फेशन ऑफ इक्वारिज्म स्पिरिट 1840 ईस्वी की रचना है। लेक्चर्स ऑन लिटरेचर, लेक्चर्स ऑन
शेक्सपियर, ये सारी की सारी कॉलरिज की रचनाएं हैं और 1840 ईस्वी की रचना है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद माने हैं। मुख्य भेद जो है कल्पना को माना है और गौण जो है रस से कल्पना को माना है। तो इनको थोड़ा हम देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न जो है इस प्रकार से भी बनने की संभावना अब हमें देखने को मिल रही है। तो मुख्य कल्पना क्या होती है? मुख्य कल्पना देखिए क्या होती है। सामान्य मनुष्य की कल्पना, इसमें दृश्य जगत और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है और इसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सहज प्रक्रिया है। मतलब जो चीज़ हम देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उसके आधार पर कल्पना करना, ये मुख्य कल्पना है। और देखिए गौण या रम्य कल्पना क्या है? कवि की कल्पना, इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। यह मनुष्य कल्पना से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को कलाकार की इच्छा के अनुरूप नया रूप प्रदान करती है। दृश्य जगत की वस्तुओं को विशिष्ट बनाने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। देखिए क्या है, ये जो कल्पना है, ये जो दूसरा भेद है कल्पना का, जिसमें बात की गई है कि मतलब जो चीज़ दिख रही है वो तो ठीक है, उसके आधार पे तो हम इमेजिनेशन कर ही सकते कि जैसे कि मैं सोच सकता हूँ काश मैं प्रधानमंत्री होता, लेकिन क्या मैं सोच सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री से भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर हो सकता हूँ? तो ये चीज़ शायद संभव भी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ की भी कल्पना कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है गौण रम्य कल्पना के अंतर्गत आएगी। तो आप ये देख सकते हैं। और देखिए कामायनी जो है, इससे प्रश्न बनता है। इसके अंदर 15 सर्ग हैं। तो देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1935 ईस्वी की रचना है। शांत अंगिरस जो है इसका शांत और निर्वेद रस। देखिए पूछा जाता है, अब तो बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके पूछा जाने लगा है कि मतलब इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है। तो अंगिरस इसका शांत निर्वेद रस है। दर्शन जो है समरसतावाद या आनंदवाद की हम बात कर सकते हैं। मुख्य छंद जो है इसका तोटक छंद है। देखिए तोटक छंद में जो है कामायनी लिखी गई है। मुख्य पात्र जो है मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, कुमार है। और मुख्य अगर हम देखें इसमें कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। लज्जा सर्ग में संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। इसमें लज्जा मानव रूप में आती है। इस सर्ग में मनु श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। मनु लोभी व हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है जो श्रद्धा को पसंद नहीं करता है। लज्जा श्रद्धा को समझती है कि पुरुष के समक्ष नारी की ही समर्पण करना होता है। जो लज्जा है श्रद्धा को समझती है कि पुरुष के समक्ष जो है नारी को ही झुककर रहना पड़ता है, मतलब नारी ही जो है पुरुष से झुककर रहेगी, ये बात इसमें की गई है। अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। और देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म 1889 में हुआ, 1937 में इनका निधन हो गया। अगर हम इनकी और रचनाएं देखें तो उर्वशी जो है महत्वपूर्ण रचना है, 1909 ईस्वी की रचना है। वन मिलन 1909 ईस्वी की रचना है। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी की रचना है। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी की रचना है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी की रचना है। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी की रचना है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की रचना है। चित्राधार 1918 ईस्वी की रचना है। झरना 1918 ईस्वी की रचना है। आंसू 1925 ईस्वी की रचना है। और अगर हम देखें लहर जो है 1933 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये जयशंकर प्रसाद के अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। और देखिए कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। अब क्या है कि सर्गों से भी प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। तो जो पहला सर्ग है वह चिंता, दूसरा सर्ग जो है आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा जो है वासना, छठा जो है लज्जा, सातवां जो है कर्म और आठवां जो है ईर्ष्या, नवा जो है ईड़ा, 10वां जो है स्वप्न, संघर्ष 11वां है, 12वां जो है निर्वेद, 13वां जो है दर्शन, 14वां जो है रहस्य और 15वां जो है आनंद। मतलब इसमें जो बात की गई चिंता से लेके आनंद तक की बात की गई है। तो चिंता जो है पहला है और आनंद जो है आखिरी हमें ये देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे सर्ग आपको याद होने चाहिए क्योंकि आजकल सर्गों से जो है प्रश्न बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो देखिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो आपसे कसर रह गई थी कुछ पहले वाले एग्ज़ाम में 18 जून वाले में, उसको आप फिर से ठीक कर सकते हैं कोशिश करके और मेहनत करके। और इसी बार जो देखिए अभी क्या है कि जो आपका एग्ज़ाम है
ओल्ड सिलेबस पे ही हो रहा है, पुराने सिलेबस को ही आधार बनाकर लिया जाएगा और इस बार थोड़ा पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है। फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप उस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ों को याद कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। एक बार पढ़ने से वो पॉइंट जो है याद नहीं रहता, वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो आप एक ही चीज़ को 4 से 5 बार देखिए। अगर आपको याद नहीं होता तो इसी वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड में करके 1.5 के या 2 स्पीड करके आप इसको बार बार देखिए। आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे याद होने लग जाएगी। 1-1.5 महीने का समय है, पूरा सदुपयोग कीजिए और पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर टाइम दीजिए और याद कीजिए। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा और टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं और भी नए ढंग से पढ़ना चाहते हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी नेट JRF को टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी साहित्य की समझ विकसित करना चाहते हो तो मेरे जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको अगर आपने एक बार ले लिया तो आप हिंदी साहित्य को एक नए नज़रिए से समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही और आप लोग मेरे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साहित्य गुरु चैनल को अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।